ठीक है, तो एल्काइन रिएक्ट विथ डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, ईथर में क्या दिया रहेगा THF, टू फॉर्म ट्राई एल्केनाइल बोरेन which undergo react with acetic acid to form cis alkene, सिस प्रोडक्ट यहां भी फॉर्म होता है। अब ट्राई एल्काइल बोरेन की बात करोगे, यानी कि अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन दिया रहेगा किससे बेटा, दिया रहेगा क्या BH3, ऐसे लिया रहेगा B2H6 THF, ठीक है, फर्स्ट दिया रहेगा, ठीक है, फिर सेकंड में तुमको दिया रहेगा CH3 COOH एसिटिक एसिड, तो B2H6 दिया रहे या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन क्या है, सॉल्वेंट है, ईथर है, तो B2H6 दिया रहा है या BH3 दिया रहा है, और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे BH3 THF, और एसिटिक एसिड दिया रहा है। उस कंडीशन में हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और मेनली सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है, ट्राई एल्काइल बोरिन, तो यानी कि इसका मतलब कि ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन मैं बताया हूं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में यही यूज करते हैं, सेकंड स्टेप में H2O2 और NaOH का यूज करते हैं, बेस का प्रेजेंस में पेरोक्साइड का प्रेजेंस यूज करते थे, तो वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था एल्कीन से। यहाँ पे हम NaNH2 यानी बेस की जगह हम क्या लिए हैं, एसिडिक मीडियम लिए हैं, तो एसिडिक मीडियम H देगा, तो वहां पे ट्राई एल्काइल बोरेन जो होगा वो H से कंबाइंड होकर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्केनाइल बोरेन, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, तो देखो क्या होता है, तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म आपको मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताया हूं। ट्राई एल्काइल एल्केनाइल बोरेन बनाएगा, यानी कि अगर बात करें तो CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमारे पास क्या है BH3 है, BH3 और THF, ये देखो एक्चुअल में रहते कैसे हैं, THF का फॉर्मूला होता है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये लोन पेयर है, और ये BH3 जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करता है, ठीक है, यानी एक्चुअल में ये अपना लोन पेयर जो होगा वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, तो ये BH3 THF का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये O पे डॉट, ये BH3, ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस चार्ज, ये इस तरह से सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है BH3 THF का कॉम्प्लेक्स। तो कभी अगर इस तरह से दिखता है तो यानी समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है,
इसका यानी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन की बात कर रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन की सबसे पहले ट्राई एल्काइल बोराइन बनेगा। ट्राई एल्काइल बोराइन बनने के लिए क्या करता है, अब देखो BH3 है तो इसको हम लिख सकते हैं BH2 और H। अब तुम कहोगे सर BH2 इधर भी लिख सकते हैं, लिख सकते थे, बट यहां पे देखो BH2 यूनिट है और ये वाला ग्रुप है, हिंड्रेंस काज करेंगे तो हम BH2 क्या लिखेंगे, टर्मिनल साइड पे लिखेंगे। तो टर्मिनल साइड पे यानी कि ये जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो यहां पे देखोगे तो ये जो BH2 होगा वो टर्मिनल लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा और H जो होगा साइज छोटा होने के कारण ये कार्बन कार्बन मोर हिंडर्ड साइड से जाएगा। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा, ये जैसे ही इसे ब्रेक करेगा इसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये इसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, यानी ये BH2 इससे जुड़ेगा और ये H इससे जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यानी कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एल्काइन का बोरेशन कराते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यानी देख रहे हो ये H है, ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये इनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, BH2 के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो ये वाला भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड मेकिंग, ये मैं बताया हूं अगर आपको याद हो तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन या मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग लिख सकते हो। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, BB। तो बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। अब बॉन्ड मेकिंग हो रहा है ये सब, तो होगा क्या अल्टीमेटली ये होगा कि CH3 ये CH2, एक मिनट यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, ये CH होगा, यहां पे CH3 CH2 ये बना। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्योंकि ये कार्बन मिस हो गया था। ठीक, यानी कि इनके बीच क्या हो रहा है, इनके बीच हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूं, एक कार्बन मिस हो गया था यहां पे। तो यहां पे देखो ये CH3 CH2, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस हाइड्रोजन और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, यानी कि बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने का हम डॉट सेट दिखा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी हम इसको डैश से दिखा रहे हैं। ठीक है, BH3 था, BH2 यूनिट यहां हो गया, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हम इसको डैश से दिखा रहे हैं। यानी कि हम अगर बात करें यहां पे तो ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग और ये क्या हुआ, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। तो ट्रांजिशन स्टेट बना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके एक ट्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी देखो यहां पे CH3 CH2, ये CH, इसके साथ एक H आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH, ठीक है, ये CH और यहां पे क्या आ जाएगा, BH2। ये कंडीशन बना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ट्राई एल्काइल बोरेन कैसे बनेगा वही मैं बताना चाहता हूं।
तुमको डायरेक्ट लिख के दे देगा, तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप से चलते हैं। अब देखो ये BH2 है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH BH2, ये है। अब 1 मोल और यूज होगा यहां पे। 1 मोल और कैसे यूज होगा? अब देखो यहां पे 1 मोल अगर हम और यूज करते हैं, यानी ये हमारा अब बन गया मोनो एल्काइल बोरेन। अब डाई एल्काइल बोरेन बनाएंगे। अब डाई एल्काइल बोरेन इसका यूज करके बनाएंगे, यानी 1 मोल और फिर से ये लो, ठीक है। यानी कि अगर हम फिर से इसके 1 मोल का यूज करते हैं, किसका? एल्काइन का। तो देखो यहां पे हम एल्काइन का यूज करेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहां फ्रेश में लिखता हूं, तो ये बना हमारे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। हम वहां पे क्या लिए थे? BH3 लिए थे। अब हम ये मोनो एल्काइल बन गया, अब हमको डाई एल्काइल बनाना है। अब उस कंडीशन में हम यहां पे लेंगे ये वाला। अब हम लेंगे यहां B, एक H और अटैच है, ये H, ठीक है, और यहां पे ये H, फिर क्या लिखोगे? ये वाला ग्रुप, यानी CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखो इसी को तो लिखा 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये BH2, ठीक, ये लिख दिया। अब क्या होगा बेटा? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो डॉट से हमने दिखाया, ठीक। इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे, तो हमने डैश से इसको दिखा दिया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप देखो यहां पे, तो CH3 CH2, ये हो गया हमारा C, ठीक, और इस C से ये H अटैच्ड हुआ, ठीक। यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, ये H देखो, ये H गया। अब इस C से क्या? ये बोरोन अटैच हुआ, यानी कि ये वाला बोरोन अटैच हुआ, यहां से एक अटैच हुआ हाइड्रोजन, और यहां पे देखो CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में भी देखोगे तो ये वाला एक H बचा हुआ है, फिर से एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा और फिर से एक एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड करोगे, ठीक है। जैसे ऐड करोगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा? एक बोरोन जो है वो जो यहां बना हुआ था, ठीक। अब देखो यहां पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH B, ये बोरॉन हुआ, ये CH CH CH2 CH3, ये वाला हमने लिख दिया। अब एक H था, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा? CH 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 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो यही है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये जो बोरेन है, देख रहे हो यहां पे बोरेन सेंटर पे है, ठीक। ये बोरेन है, इस बोरेन से 3 क्या हुआ? एल्काइन ग्रुप जुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं क्या? ट्राई एल्काइल बोरेन। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लिखते हैं, कैसे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये लगेगा 3B, यही तुमको दिया रहेगा। तो ट्राई एल्काइल बोरेन बना, ट्राई एल्केलाइन बोरेन बना। अब इसी का रिएक्शन हम करा देंगे किससे? एसिटिक एसिड से। तो इस बोरोन की जगह हटेगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या? ट्राई एल्केनाइल बोरेन, ट्राई एल्केनाइल बोरेन। तो ट्राई एल्केनाइल बोरेन बना,
इस ट्राई एल्केनाइल बोरेन का रिएक्शन करा दोगे, वेरियस प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो ये मेन था कि ये बनता कैसे है। ठीक, अब ये बन गया। अब देखो इसमें क्या क्या रिएक्शन कर सकते हो। अब इस ट्राई एल्कलाइन बोरेन का रिएक्शन अगर कराते हो किससे, एसिटिक एसिड से, CH3COOH, तो कुछ नहीं होगा, ये बोरेन हटेगा और यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये CH था तो ये भी 3 मोल हमको मिलेगा, 3 मोल। अगर इसी ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन तुम करा रहे हो किससे, NaOH प्लस H2O2, तो हमको एल्कोहल ऐड होता है। क्या होता है एल्कोहल, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। ये मैं बताया हूं, OH ऐड हुआ, अब क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल के फॉर्म में है तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COH, एल्डिहाइड बन गया। तो यदि ट्राई एल्काइलाइन बोरेन बना, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराए तो एल्कीन बन गया, और यदि NaOH और H2O2 का रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है इस रिएक्शन का क्या खासियत और इस रिएक्शन का ब्यूटी, इससे तुम वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हो खाली इसको चेंज करने के बाद। यानी कि यदि एसिटिक एसिड लिए तो ये H डोनर है, एसिड है, H डोनर है, तो यहाँ पे ये हटेगा, बोरेन हटेंगे और ये H2 ऐड हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन गया और यहाँ पे ये बन गया। उसी तरह नेक्स्ट मेथड एक और है, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 6 जो मेथड है, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बता चुका हूं तुमको। CH2 ये हुआ, ये क्या है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, ये एल्कीन बनेगा, प्लस CO2 निकलेगा, प्लस H2 निकलेगा। ठीक है, तो ये बनता है और NaOH आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ये रिडक्शन कैथोड पे होता है। ये एनोडिक रिएक्शन है और यहाँ पे ये कैथोड पे मिलता है। ये बताया हूं, तुम देख लेना मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में जब हम एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे तब। एल्केन के प्रिपरेशन में मैं ये बताया हूं कि एल्कीन यदि ये ले रहे हो, सक्सिनिक एसिड ले रहे हो, तो एल्कीन बनता है। तो ये है हमारा क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो मेनली 5 मेथड्स है। इसमें से जो बर्च रिडक्शन और कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट था, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।
हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हमने खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन का। ठीक है, तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट जो आज का वीडियो आएगा उसमें क्या है, उसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने प्रिपरेशन में आपको 4-5 मेथड बताया, 5 मेथड है। ठीक है, उसमें जो लिंडलार कैटलिस्ट और किसका बर्च रिडक्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक, तो हेडिंग डालोगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करोगे तो फर्स्ट क्या है, स्टेट। तो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, गैस होते हैं। 5 से लेके 17 तक जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और C18 ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक, स्टेट हो गया। अब हम देखेंगे क्या, सेकेंड पॉइंट देखेंगे। स्टेट के बाद स्टेट हुआ, फिर सेकेंड हम देखेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की बात करो। ठीक है, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में क्या है, पाई बॉन्ड्स है, पोलर्स होते हैं। ठीक है, तो पोलर्स होने के कारण ये किसमें सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आप लिखोगे क्या, एल्कीन आर insoluble in water, but soluble in organic solvent, like methanol CH3OH हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, CCl4 हो गया, ETC। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, ये होगा ये सॉल्युबिलिटी के बारे में। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है बेटा, यानी थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा एल्कीन में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर हम कंपेयर करें एल्कीन और एल्कीन की बॉइलिंग पॉइंट में, तो एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्केन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से। क्यों, क्योंकि एल्कीन के केस में पाई बॉन्ड्स होता है और ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी पोलराइजेबल होते हैं, पोलरिटी होता है पाई बॉन्ड में। तो पोलर होने के कारण इनमें क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि पोलर होंगे, पोलर फोर्स काम करेगा, और जब पोलर फोर्स काम करेगा तो इनको ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है,
यानी कि हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस, लिखो यहां पे क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस ठीक है बेटा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन का होगा, वो कार्बन का कंटेंट बढ़ाओगे तो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखो क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस एज increase in carbon content, कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर लिखोगे एल्कीन आर पोलर मॉलिक्यूल, एल्कीन हैव pi bond alkene have pi bonds, therefore they alkene have pi bond, therefore they show polarity, hence boiling point of alkene is higher than the corresponding alkane, पोलरिटी होने के कारण पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एल्केन से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, डोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। अगर हम बात करें एल्कीन के केस में सिस आइसोमर होता है, ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट होगा कि ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कैसे डिसाइड करोगे, तो पोलरिटी देखते हैं। पोलरिटी का मतलब कि डाइपोल मोमेंट तुम पढ़े हो, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि दो, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, यानी कि नेट डाइपोल जो होना चाहिए। अगर नेट डाइपोल जीरो है तो नेट डाइपोल जीरो होते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं है। और जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ेगा, पोलरिटी का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मॉलिक्यूल की क्या होगा, पोलरिटी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें सिस और ट्रांस के केस में, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर बोलते हैं कि सिस और ट्रांस में, तो सिस कंपाउंड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज सिस कंपाउंड हैव हायर पोलरिटी एज कंपेयर टू ट्रांस कंपाउंड। क्यों होगा हायर? क्योंकि वहां पे सिस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जबकि ट्रांस का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है। तो आप लिख सकते हो क्या, बॉइलिंग पॉइंट में ही नेक्स्ट लिख सकते हो, यहां पे हम लिखते हैं कि सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। सिस आइसोमर ऑफ एल्कीन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट than trans isomer due to high polarity of cis isomer। ठीक है, अब हाई पोलरिटी क्यों है, तो यहां पे देखो बेटा, अगर हम बात करें सिस की तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, ये है।
ये सिस कंपाउंड है। अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम ट्रांस बनाते हैं, यानी ट्रांस कंपाउंड बना दो, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3, ये CH3, ये H और ये H, ये ट्रांस कंपाउंड है, तो ये सिस कंपाउंड हुआ। दिस इज सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, और ये ट्रांस ब्यूटीन। ट्रांस ब्यूटीन। अब देखो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। s कैरेक्टर यहां ज्यादा है, तो इसका जो डाइपोल होगा, यानी कि ये नेट इधर मूव करेगा, खींचेगा, sp3 s कैरेक्टर कम, यहां s कैरेक्टर ज्यादा, तो ये डाइपोल इधर खींचेगा। इसका जो डाइपोल है ये sp3 sp, यानी ये भी नेट मूवमेंट इधर होगा। इसमें देखो हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो ये डाइपोल इधर खींचा और ये डाइपोल इधर खींचा, तो नेट डाइपोल इसका इधर और नेट डाइपोल इसका इधर, यानी कि ओवरऑल जो देखोगे वो डाइपोल का जो ये होगा, नेट डाइपोल जो होगा, इसमें नेट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये हमारा क्या हुआ, ये इधर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यानी सिस ब्यूटीन के केस में नेट डाइपोल का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ डाइपोल होगा, ठीक है। और यहां पे अगर बात करोगे तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, और इधर ये खींच रहा है और इधर ये खींच रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, यानी कि इसका डाइपोल और इसका डाइपोल कैंसिल्ड, यानी कि नेट डाइपोल म्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो कुछ ना कुछ डाइपोल है, यानी डाइपोल का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन है, यानी यहां पे क्या है, पोलरिटी है, और ये नॉन पोलर है। तो पोलरिटी होने के कारण प्लस माइनस चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करेंगे, और कुछ फोर्स वर्क करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो सिस आइसोमर, यानी सिस आइसोमर ऑफ एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर ड्यू टू हाई पोलरिटी ऑफ सिस आइसोमर। पोलरिटी क्यों है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, माइनर डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की लिटरेचर की अगर बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 277 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 274 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये लिटरेचर बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका 277 और 274, और हम ये कंसेप्ट से बताए कि क्यों हो रहा है, पोलरिटी ज्यादा, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा, उनके बीच इंटरेक्शन ज्यादा, इंटरेक्शन होगा, उसको बॉयल करना उसको डिफिकल्ट होगा, इसलिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके बेटा, ये क्लियर हुआ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो यदि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ठीक है। ट्रांस आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर बिकॉज more symmetrical transform closely fit into crystal lattice क्लोजली फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। अगर हम बात करें, ये देखो CH3 CH3, ये H और ये H, ये ट्रांस है, ये सिमेट्रिकल है। मोर सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो इनका जो सिमेट्रिकल क्रिस्टल लाइटिंग होगा, लैटिस पे फिट होंगे, वो स्ट्रांगली पैक्ड होंगे, और जब स्ट्रांगली पैक्ड लैटिस होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको हायर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हायर होता है एज कंपेयर टू सिस के। तो ये ध्यान देना है। अब हम देखेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो, ठीक, तो अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसी के रिस्पेक्ट में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर बात करोगे यहां पे, तो ये कार्बन जो है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2, और ये भी कार्बन क्या है? sp2, ठीक। तो यहां पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या है? यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और एक जो होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होने का चांसेस ज्यादा है, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के कारण मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? पोलरिटी। तो मॉलिक्यूल में पोलरिटी होने का मतलब कि प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होगा कार्बन पे, और प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होगा, जबकि एल्केन में ऐसा नहीं था। तो प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन because alkene have pi bonds. Pi bonds is a weak bond which have ability to which have capability to polarize into plus or minus charge, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज में क्या होगा? पोलराइज होगा, ब्रेक होगा। तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, और प्लस और माइनस होने के कारण ये बॉन्ड पोलराइज होगा, और जब बॉन्ड पोलराइज होगा तो इसकी रिएक्टिविटी किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इंक्रीज कर जाएगी। यही रीजन है एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, ठीक है बेटा। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है।
यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करोगे, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे, बॉन्ड एनर्जी की, तो ये होता है 146 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, 146 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर बात करो, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर बात करते हैं, जो एल्केन में हमने पढ़ाया है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है बेटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन की क्या होती है, ये मैं कई बार बताया हूं, 83 किलो कैलोरी पर मोल, 83 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि बात करो अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड देखो यहां पे ये पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होने के कारण ये ब्रेक करता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है, किसके कारण, इस पाई बॉन्ड के कारण। तो ओवरऑल देखोगे तो इसका जो बॉन्ड लेंथ छोटा है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि ये बॉन्ड लेंथ 1.34 होने के कारण, यानी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कंपेयर करने से हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर तुम कंपेयर करके पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा यहां पे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, तो क्या आंसर लिखोगे, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन बिकॉज एल्कीन है पाई बॉन्ड कैरेक्टर which is weaker bond and can be easily polarized into plus or minus charge, therefore alkene is more reactive than alkane। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कि एल्केन की रिएक्शन क्या होता है। तो मैं बताया हूं आपको, अब कहोगे कि हर बार सर बोलते हैं कि बताया हूं, कहां बताए हैं। तो अगर याद करो, क्या क्या याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म याद करो, और कुछ नहीं याद करो। रिएक्शन मैकेनिज्म की याद करोगे तो लिखोगे क्या, एडिशन रिएक्शन इज द, एडिशन रिएक्शन, कौन सा एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो लिखोगे यहां पे एल्कीन, पहले लिख लो, एल्कीन आर रिएक्टिव due to presence of pi bond, ठीक है। एल्कीन्स आर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड which can easily polarized, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। तो लिख सकते हो द पाई इलेक्ट्रॉन the most important reaction of alkene is addition reaction। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है किसका, एल्कीन का, एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन कैसे होगा बेटा, तो देयर आर टू मोड है, या तो ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो, ठीक है, ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक ब्रेक हो या होमोलिटिक ब्रेक हो। देखो, तो एडिशन रिएक्शन मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो यदि हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि एडिशन रिएक्शन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो उसमें क्या हो सकता है,
तो लिखोगे क्या, द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन आइदर हेट्रोलिटिक और homolytic depending upon the reaction condition. रिएक्शन के कंडीशन के ऊपर ये ब्रेकिंग डिपेंड होगा, ठीक है। तो यदि मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यदि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, यानी कि ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो एक पे क्या आ रहा है, ये कार्बन यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज। और यदि होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा पाई बॉन्ड का, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब ये कंडीशन मैं बताया हूं कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगा और होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज पोलर सॉल्वेंट में होगा, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब रिएक्शन यूवी लाइट में हो, हाई टेम्परेचर हो, पेरोक्साइड के इफेक्ट के प्रेजेंस में हो, हाई टेम्परेचर पे हो, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो, तो वहां होमोलिटिक क्लीवेज होता है। और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल जनरेट किया, यानी पोलराइज्ड हुआ बॉन्ड। और होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी के आजू बाजू पूरा रिएक्शन घूमेगा इसका, एल्कीन का, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे कि मेन जो रिएक्शंस है एल्कीन का वो क्या हो सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो मैं एक आपको क्या दूंगा, एक पूरा आपको चार्ट दूंगा जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि कौन कौन से रिएक्शन हैं एल्कीन के, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, तो यहां पे हेडिंग डालोगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। अब दूसरा जो है रिएक्शन इसमें वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज्यादा वो स्पेस लगेगा, आप ध्यान से बनाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RxN मतलब रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, फिर हम बात करें तो थर्ड जो रिएक्शन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ये फोर्थ जो रिएक्शन है वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर क्या हो जाएगा,
फोर्थ फिफ्थ में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जो फिफ्थ रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। फिफ्थ रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। सिक्स रिएक्शन की बात करोगे तो सिक्स रिएक्शन में बात करोगे तो डाई एल्डर रिएक्शन। सिक्स जो रिएक्शन होगा वो होगा डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डाई एल्डर रिएक्शन। सेवेंथ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, सेवेंथ रिएक्शन की बात करोगे तो सेवेंथ रिएक्शन डाइमेराइजेशन रिएक्शन, डाइमेराइजेशन रिएक्शन। फिर एट्थ रिएक्शन की अगर बात करोगे तो एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन। और जो नाइन्थ रिएक्शन की बात करोगे तो ये हो जाएगा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ओजोनेलिसिस, ऑक्सीडेशन और इसी को हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, डाई एल्डर रिएक्शन, डाइमेराइजेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन है जो एल्कीन में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो क्या? कहोगे हर बार बोलते हैं पढ़ चुके हो। तो देखो ये एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या होगा दूसरा, इसमें ये हो गया हमारा A, पहले का ये 1, फिर 2 क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRA, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करोगे बेटा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब, अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन है उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो इसमें अगर तुमको याद हो तो फर्स्ट जो ए रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्या होगा? ए रिएक्शन जो होगा वो होगा एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन यानी कि इसी को बोलते हैं क्या? हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। यानी X2 का एडिशन करते हैं। X2 मतलब क्या? मेनली हम देखते हैं Br2 और Cl2 का, Br2 एंड Cl2 का, ये बताया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो वाला रिएक्शन मैकेनिज्म खोलोगे एडिशन रिएक्शन में तो मैंने लिखवाया हेडिंग एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिएक्शन ही है तो उतना मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। ये हुआ। अगर हम बी रिएक्शन की बात करें, सेकेंड रिएक्शन की इसमें, तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड यानी हैलोजन एसिड में क्या है? एडिशन ऑफ HX, X का मतलब यहां पे X का मतलब क्या हो जाएगा? X का मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, यानी HBr, HCl, HI, HF का रिएक्शन किसके? अक्रॉस डबल बॉन्ड, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड या HCl, HBr, HF, HI का। C अगर याद हो तो एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX, ये HOX का एडिशन है, यानी तुमको HOX दिया रहेगा या X2H2O दिया रहेगा, ये भी कराया हुआ है। डी वाला अगर बात करोगे तो एडिशन ऑफ NOCl, ठीक है। NOCl को क्या बोलते हैं? टिल्डेन रीजेंट, ये है। अगर DE की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरेशन नहीं, एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करेंगे F में, तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करोगे तो क्या है? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम सब पढ़ा चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पूरा रिएक्शन मैंने बता चुका है आपको, यानी ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तुम कहोगे कि सर यहां भी पढ़ाइए, तो यहां पढ़ाने से क्या तुमको मिलेगा? टाइम का वेस्टेज। तो ये हमने पूरा आपको कवर कर लिया है, किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म में। जो नहीं पढ़ाया है उसको हम देखेंगे। अब इसमें हम एक चीज नहीं पढ़ाए थे, वो है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, वो हमने नहीं बताया था। तो इसको हमने आपको पूरा कवर किया है विथ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ कंसेप्ट, सब कुछ बता चुके हैं। अगर हम बात करें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्शन होता है, वो होता है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या? पर एसिड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन कराते हैं, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और इसमें एक जो रिएक्शन है वो क्या? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो लास्ट रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मैं आपको नहीं बताया, तो ये बता चुका हूं। देन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो रिएक्शन था। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करोगे तो इसमें दो रिएक्शन है। क्या है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। यानी कि अगर इसकी हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेनली क्या होता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो इसमें जो होगा, ठीक है, इसमें जो होगा वो क्या होगा? इसमें अब हम इसको हटाते हैं, इसमें जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? एलाइलिक क्लोरीनेशन, और यहां पे जो होगा वो होगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक क्लोरीनेशन और एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देन ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन।
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एक होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो एक सिन हाइड्रोक्सिलेशन और दूसरा एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसमें अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, यानी हैलोजन एसिड का एडिशन, फिर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX और X2, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, एक समरी के रूप में बात करें एल्कीन का रिएक्शन में, तो ये सारे रिएक्शन एल्कीन के ही हैं। यानी फर्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, इस एडिशन रिएक्शन में भी दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। ठीक है, यानी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो एल्कीन के केस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में एलाइलिक क्लोरीनेशन और एलाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी ये भी सेक्शन में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया था तो वहां पे पढ़ाया है, यानी ये भी खत्म हो चुका है, एलाइलिक क्लोरीनेशन और एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो मेन हमको बचा क्या है यहाँ पे, ओजोनोलिसिस बचा है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन बचा है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, डाइएल्डर रिएक्शन, डाइमेराइजेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसमें जो है इंपॉर्टेंस कौन से पार्ट हैं, तो इंपॉर्टेंस हमारा ये ओजोनोलिसिस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई मेंस में, जेई एडवांस में इससे एल्कीन से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है ओजोनोलिसिस से। ठीक है, ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन जरूर आता है। और सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेटिव हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आ जाओ एडिशन रिएक्शन में, तो एडिशन रिएक्शन में ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, यानी कि ये देखो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो ये सब रिएक्शन क्या है, एल्कीन की इंपॉर्टेंस है। और जिसमें ओजोनोलिसिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन में सिन और एंटी होता है, बाकी ये सब रिएक्शंस है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन लेकर चलेंगे, आपका थोड़ा बहुत हम इसमें रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ताकि आपको क्या हुआ, जो पीछे भूल गए हो वो तुम्हारा रिवाइज होते चले, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इसमें आने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसको अगर करोगे और इसको नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा, क्योंकि ये रिएक्शन तुम भूल जाओगे, तुमको लगेगा कि ये एल्कीन का रिएक्शन ही नहीं है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है किसका, एल्कीन का रिएक्शन का। अब वन बाय वन हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो मैंने ये आपको पढ़ाया है, ये भी आपको बताया है, ये भी आपको बताया है, ये भी बताया है, ये पूरा हो चुका है। इसमें ये भी बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। ठीक है, मेन जो नहीं बताया हूं, जो आप अभी अब तक अवेयर नहीं है, तो ये पूरे रिएक्शन है जो आप नहीं पढ़े हो, ये भी पढ़े हो, डाइएल्डर रिएक्शन अब इसके प्रिपरेशन में बताया हूं। तो ये जो 4-5 रिएक्शन है वो तुम्हारे लिए अननोन है, बाकी इस सबसे तुम नोन हो, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर भी मैं इसको वन बाय वन एक एक एग्जांपल लूंगा और आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है उसको करूंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि वन बाय वन एडिशन रिएक्शन के बारे में।
एडिशन रिएक्शन हेडिंग डालो, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन का तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर ये हमारा एक रिएजेंट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा रिएजेंट है, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस में और ये माइनस में, तो ये वाला एक इस पर अटैच होगा और एक इस पर अटैच हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग, और इस तरह से बनेगा, ये ई हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। यानी कि ओवरऑल देख रहे हो तो एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक पाई बॉन्ड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। यानी कि फर्स्ट अटैक जो अगर करेगा तो अगर इलेक्ट्रोफाइल करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यदि जनरल मैकेनिज्म की इसकी बात करोगे, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म की बात करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, यानी कि ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये टूटेगा माइनस और प्लस में, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अगर इस पर अटैक कर रहा है तो यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, तब निगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो ये प्लस वाला इस पर आएगा अटैक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इधर अटैक किया तो यहां निगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक किया, और ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी कार्बोकेटाइन पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ प्लस चार्ज है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है निगेटिवली चार्ज, ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये प्रोडक्ट बन गया। यानी ओवरऑल अगर बात करें एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। ये जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, यानी कि एडिशन होने के बाद ये क्या बना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कार्बोकेटाइन क्या किया, इस कार्बोकेटाइन पे जो इस रीजेंट का, वो जो रीजेंट है उस रीजेंट का जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक डबली बॉन्डेड मॉलिक्यूल से सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, यानी एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अगर हम बात करें किसका, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन की अगर बात करें
तो देखो उसमें क्या होता है, फटाफट उसको देखते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक में, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या लो, जो जनरली ब्रोमीन, Br2 एंड Cl2 यूज करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन एक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन पे, ठीक है। इस एल्कीन पे रिएक्शन कराएंगे। तो देखो होता क्या है, यदि हम बात करें यहां पे CH3 CH2, ये CH2 ये है, अगर इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, या CH2Cl2 कुछ भी दिया रहेगा और CHCl3 कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया है, तो क्या होता है, दो ब्रोमीन है तो ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, यानी कि CH3 CH CH2, एक Br यहां और एक Br यहां, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है Br का। यानी कि अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करोगे, इसके मैकेनिज्म की बात करोगे अगर, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में साइक्लिक प्रोपोनियम आयन बनता है, साइक्लिक CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये Br और Br ये है, ये लोन पेयर है, इस पे ये मैं बता चुका हूं इसलिए ज्यादा फास्ट चल रहा हूं। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। देखो पे यहां से बनेगा, यानी ये CH3 CH CH2 Br, ठीक है, यहां पे आएगा प्लस चार्ज, ये लोन पेयर है ही इसके पास, प्लस Br माइनस। अब ये प्लस चार्ज आया है तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस पर देकर साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, तो CH3 CH CH2 ये Br ये, और यहां पे प्लस चार्ज, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम केटायन, यानी कार्बोकेटायन। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम कार्बोकेटायन बना। अब इस साइक्लिक ब्रोमोनियम, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में ये जो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ है, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में CH3 CH CH2 ये Br प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। अब ये Br माइनस ये जो निकला हुआ था न्यूक्लियोफाइल, ये या तो यहां अटैक करे या तो यहां अटैक करेगा, तो दो कंडीशन जनरेट होगा, एक यहां और दूसरा ये Br यहां। तो यदि ये मान लो A पाथवे है, ये B पाथवे है, तो दोनों ही पाथवे से सेम कंपाउंड बनेगा। इस कंडीशन में दोनों ही पाथवे से सेम कंपाउंड बनेगा तो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। लेकिन जनरली देखोगे तो ये जो ओपन होगा, ये वाला जो पाथवे होगा, ये जो ओपन होगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, और ये जो ओपन होगा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। यानी कि जनरली क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जाएगा, यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा, न कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये ए वाला पाथवे फॉलो करेगा, तो ए वाला पाथवे फॉलो करेगा, तो ये CH3 CH यहां पे हो गया Br, ये CH2 और ये हो गया Br, एंटी प्रोडक्ट बना, यानी वही हमने ये बनाया, तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया। यानी कि यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम केटायन बन रहा है, तो साइक्लिक कार्बोकेटायन बन रहा है, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है बेटा। यानी कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की बात करो तो इस केस में हम कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इस पर आते कैसे हैं, देखो यहां पे यदि रिएक्टिविटी की बात करोगे
तो रिएक्टिविटी अगर बात करोगे हैलोजन की, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है रिएक्टिविटी, फिर Cl2, फिर Br2 और देन I2। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। तो यदि कभी क्वेश्चन पूछता है कि हैलोजिनेशन में एल्कीन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है। अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, ये है एक क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या है, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। तो अगर हमारे पास सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन, ठीक, सिस एल्कीन और Br2 का एडिशन कराओगे, सिस एल्कीन और Br2 का एडिशन कराओगे, तो यहां जो कंपाउंड बनेगा, अब देखो सिस और ये Br, तो इसको मान लो प्लस और इसको Br, ये हमेशा एंटी एडिशन देता है। Br2 का एडिशन हमेशा एंटी होता है, यानी अपोजिट साइड से Br दोनों अटैच होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस अपोजिट साइड से अटैच होगा। तो अगर ये प्लस और माइनस है तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा कंपाउंड बनेगा रेसमिक मिक्सचर, यानी कि डीएल मिक्सचर बनेगा, इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। यदि सिस एल्कीन का Br2 से एडिशन कराओगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यानी कि डी बनेगा और एक एल बनेगा। तो डी बनेगा और एक एल बनेगा, यानी कि ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ, यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ Br2 टू सिस एल्कीन is stereospecific but non-stereoselective। क्यों होगा स्टीरियोस्पेसिफिक, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल पाथवे है एंटी एडिशन, एक ही पाथवे है एंटी एडिशन, यानी कि हर हाल में ये जो एडिशन होगा Br2 का वो एंटी मैनर में होगा, यानी एंटी एडिशन होगा। ठीक है। और नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डी बनेगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो एक लीवोरोटेटरी, यानी सिंगल प्रोडक्ट मेजर नहीं हो रहा है, दो मिक्सचर बन रहे हैं, इसलिए क्या है, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। स्पेसिफिक माने पाथवे, यानी पाथवे हमारा एंटी एडिशन है। ठीक है, एंटी एडिशन है और दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डी और एल का मिक्सचर बनेगा, इसलिए ये स्टीरियो नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, एडिशन ऑफ Br2 टू सिस एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इस पर ध्यान देना, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक बट नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। अगर हम बात करें ट्रांस एल्कीन की, ट्रांस एल्कीन की बात करोगे, ट्रांस एल्कीन की बात करो, ट्रांस एल्कीन, ठीक है, ट्रांस एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं Br2 से। तो ट्रांस एल्कीन यानी कि दोनों ग्रुप सेम अलग अलग है, अपोजिट साइड है, यानी निगेटिव ये भी है और ये भी एंटी एडिशन देता है, Br2 एंटी एडिशन देता है, यानी निगेटिव निगेटिव मिलके क्या बनेंगे, पॉजिटिव, यानी कि दोनों जो Br जाएंगे वो सेम साइड पे रहेंगे, यानी यहां पे बनेगा मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। और ये 100% बनेगा, कोई इसमें दूसरा नहीं बनेगा, यानी कोई मिक्सचर नहीं बन रहा है, 100% मीजो बन रहा है। तो एडिशन ऑफ Br2 टू ट्रांस एल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, एंटी एडिशन भी हो रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव। तो यहां पे लिख सकते हो एडिशन ऑफ ट्रांस एल्कीन with Br2 is stereospecific as well as stereoselective। स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है
और स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है। यानी कि तुमको ध्यान क्या देना है, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 या 17 में सिस एल्किन का रिएक्शन कराया था Br2 से तो प्रोडक्ट पूछा था, और ट्रांस एल्किन का रिएक्शन कराया था तो प्रोडक्ट पूछा था। ए और बी प्रोडक्ट दिया था और दोनों के बीच में रिलेशन पूछा था कि कौन डीएल मिक्सचर है और कौन तुम्हारा मीजो कंपाउंड है। तो ये ध्यान देना, ये Br2 एडिशन का ये मोस्ट फेवरेबल पॉइंट है क्वेश्चन का कि सिस एल्किन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्किन होगा तो क्या बनेगा। तो सिस के केस में बनता है रेसमिक मिक्सचर और ट्रांस के केस में बनता है मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है बेटा, इस पर तुमको फोकस्ड होना है, ये ध्यान देना। अगर हम बात करें यहां पे इस एग्जांपल से एक प्रूफ करते हैं, इसको देखो। अगर ये है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ठीक है, ये सिस मैलोनिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किससे, Br2 से। ठीक है, इसका रिएक्शन हम Br2 से करा रहे हैं। तो देखो यहां पे ये दो सिस फॉर्म में है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड। तो ये मान लो हम प्लस और माइनस क्यों लिख रहे थे, ये एंटी एडिशन देता है, ये एंटी एडिशन देता है। तो ये क्या है, प्लस है, दोनों सेम साइड है तो इसको प्लस मानो और इसको माइनस, और प्लस माइनस को जोड़ते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, दोनों Br जो होंगे अपोजिट साइड होंगे, एक Br यहां होगा तो दूसरा Br यहां होगा, ये COOH, ठीक है, ये H हो गया, ये COOH हो गया और ये H हो गया, ये बना। एक दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा इसका मिरर इमेज बना दो। तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहां पे ये H आएगा, यहां पे ये Br आ जाएगा, यहां पे ये Br आ गया और ये H और ये COOH और ये COH। तो यदि ये मान लो ये D है तो ये L होगा, या ये D है तो ये L होगा, यानी कि Dl मिक्सचर बन गया, Dl प्लस माइनस, यानी इसी को बोलते हैं क्या, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और यदि हम क्या लेते हैं, अगर हम सिस लेते हैं, ट्रांस लेते हैं, तो इसलिए हमने बोला क्या है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक बट नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव है। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, ट्रांस एडिशन, ट्रांस एडिशन हो रहा है, यानी कि ट्रांस एडिशन यानी एंटी एडिशन हो रहा है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डी और एल दो बन रहा है। उसी तरह अगर मान लो हम इसको ऐसे लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में लेते हैं, COOH और ये COOH, ये मैलोनिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड, इसका रिएक्शन करा दो Br2 से। तो ये देखो ये दोनों निगेटिव और ये निगेटिव, यानी ये ट्रांस देता ही है निगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, और पॉजिटिव बनेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे जो Br आएगा वो सेम साइड आ जाएगा, ये H COOH, यहां पे COOH और ये H। अब देखो ये क्या है, मीजो कंपाउंड है, दो कायरल सेंटर है और इनके बीच क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये देखो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। तो ये हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है। यानी कि ट्रांस का रिएक्शन कराओगे तो मीजो कंपाउंड बनेगा, सिस का रिएक्शन कराओगे तो डीएल मिक्सचर बनेगा। दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक बट नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। तो ये ध्यान देना है तुमको, किसमें, एडिशन ऑफ Br2 और Cl2 के केस में हमेशा जो होता है एंटी एडिशन होता है। सिस होगा तो कुछ और होगा, ट्रांस होगा तो कुछ और बनेगा। ठीक, अगर एक दो चीज इसमें और है देखते हैं फट से।
ठीक है, तो ये था क्या, एडिशन ऑफ किसका, Br2 का। अगर इस एडिशन ऑफ Br2 की बात करोगे तो अगर हमारे पास मान लो ये दिया है CH3 CH2 CH CH CH3 ये है, ठीक, ये दिया है, या इसको ना लिख के हम ये लेते हैं, ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन कराना है Br2 से CCl4 से, CCl4 सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन यानी कि दो ब्रोमीन जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एंटी एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा, एक Br मान लो यहां जुड़ रहा है तो दूसरा Br इसके अपोजिट जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये ध्यान देना, अगर Br2 प्लस CCl4, ठीक है, या और CH2 Cl2 और CHCl3 ये कॉम्बिनेशन दिया है, तो एक Br प्लस बनता है और एक Br माइनस, दोनों कार्बन कार्बन के क्रॉस जुड़ जाते हैं, ठीक। अगर मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया है Br2 या वाटर दिया है, Br2 वाटर H2O, ठीक है, तो उस कंडीशन में Br प्लस जुड़ेगा और OH माइनस जुड़ेगा, Br माइनस नहीं जुड़ेगा, यानी कि प्लस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के काम ये करेगा, Br माइनस यहां न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। थर्ड देखोगे, अगर Br2 दिया है और CH3OH दिया है या C2H5OH दिया है, तो जो भी इथेनॉल दिया होगा तो यहाँ पे एक Br प्लस जुड़ेगा और ये CH3O माइनस जुड़ सकता है या C2H5O जुड़ सकता है, ये हो सकता है। अगर मान लो फोर्थ कॉम्बिनेशन ऐसे दिया है Br2 CH3 COOH, तो इसमें क्या होगा, एक Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा जो होगा न्यूक्लियोफाइल हमारा CH3CO माइनस जोड़ोगे, ना कि Br माइनस जोड़ोगे। यानी कि Br माइनस और Br प्लस तभी बनेगा, यानी Br प्लस सब में आ रहा है कॉमन, इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो Br प्लस सब में मिलेगा, यानी फर्स्ट एडिशन सब में कॉमन हो रहा है। सेकेंड एडिशन में डिफरेंस होगा, तो सेकेंड एडिशन में अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया है तो Br माइनस जाएगा, यदि पोलर सॉल्वेंट दे दिया है तो पोलर सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो यहाँ वाटर दिया तो OH माइनस जाएगा, मेथेनॉल इथेनॉल दिया तो मेथॉक्सी इथॉक्सी जाएगा, एसिटिक एसिड दिया है तो ये जाएगा, ये ध्यान देना है तुमको, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक, ये तुमको दिमाग में रखना है कि कैसे ये होगा, ठीक। अब देखो यहां पे ये जो रिएक्शन है ये है, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 CCl4, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो Br को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, दोनों को एक डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ पे Br ऐड कर दिए और यहाँ पे Br ऐड कर दिए, कोई मतलब नहीं कौन कहाँ जुड़ा। लेकिन अगर यही रिएक्शन यहाँ दे दिया जाए Br2 प्लस H2O, अब डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक Br प्लस जुड़ता है और दूसरा OH माइनस। अब तुम सोचोगे कि हमारा Br प्लस कहाँ जुड़ेगा और OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, ठीक है। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और वो किस पे जुड़ता है, कार्बोकेटाइन पे। तो कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम केटाइन बनता है Br, ये हर चीज हर स्टेप में बनेगा, ये बना। अगर आप ब्रेक करते हो इस बॉन्ड को तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये जो प्लस चार्ज आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, ये जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, यानी Br जो होगा वो यहाँ जुड़ेगा, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना साइक्लिक ब्रोमोनियम केटाइन, तो Br प्लस यहाँ पे जाएगा और OH मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी कि कुछ इस तरह से कंडीशन आएगा, ये देखो ये हुआ, तो Br ये हो गया और OH ये हो गया। ये ध्यान देना है, अगर
तुमको ये मिल रहा है तब। उसी तरह अगर मान लो Br2 CH3OH दिया है तो यहाँ पे क्या Br प्लस जनरेट होगा और CH3O माइनस बनेगा। तो Br प्लस क्या जुड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी सबसे पहले Br यहां जुड़ गया और OCH3 यहां जुड़ गया। उसी तरह अगर मान लो Br2 एसिटिक एसिड दिया है CH3COOH, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा Br प्लस और एसिटेट आयन CH3CO माइनस ये बनेगा। तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3 CH3 और ये बन गया। तो ये ध्यान देना है तुमको कि अगर Br2 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो दोनों ब्रोमीन कहीं जोड़ सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से दे दिया है चेंज करके तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का ऐड करोगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। तो ये था क्या, एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख के आएंगे किसका, HBr का एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।